मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान सामाजिक विचारक बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है। आशा है ध्यानपूर्वक इन सामाजिक विचारकों में से आज इमाइल दुर्खिम पर यह व्याख्यान होगा। ध्यान से सुने। आज हम इस व्याख्यान में दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं एवं सिद्धांतों का जिक्र करेंगे। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के जनक के रूप में विख्यात हैं और आधारभूत समाजशास्त्र की अवधारणाएं एवं रचनाएं एवं इसके आगे के प्रचार प्रसार में इमाइल दुर्खिम विचारक की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आओ बिंदुवार दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं की चर्चा करें एवं इसके पश्चात दुर्खिम के प्रमुख सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्खिम ने अपना रिसर्च वर्क पीएचडी का कार्य इमाइल बोट्रॉक्स के अंतर्गत अंडर किया था और उनका विषय था समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 ईस्वी में उन्होंने किया था। दूसरी प्रमुख रचना जो है वो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, जो 1895 में उन्होंने प्रकाशित की थी। तीसरा महत्वपूर्ण रचना उनका आत्महत्या, द सुसाइड, जो कि पूरे विश्व में समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण रचना और रिसर्च माना जाता है और दुर्खिम के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। चौथा है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इन्होंने यहाँ धर्म की उत्पत्ति सिद्धांतों के बारे में और टोटम के बारे में बताया था कि जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में धर्म की उत्पत्ति किस तरह से हुई। शिक्षा एवं समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी पर भी उनका महत्वपूर्ण कार्य है। छठी प्रमुख रचना है समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, 1924। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, 1925। समाजशास्त्र एवं सेंट साइमन, सोशोलॉजी एंड सेंट साइमन, 1925। सेंट साइमन का समाजशास्त्र में और इमाइल दुर्खिम पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी उनका काफ़ी अच्छा कार्य है। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशोलॉजी, 1955। दी सोशलिज्म, समाजवाद, 1928। एनी सोशोलॉजी, एनी सोशोलॉजी की एक पत्रिका है, लगभग उन्होंने 10-12 साल तक इसका संपादन किया और मोंटेस्क पर छात्र जीवन में शोध प्रबंध किया। मैं दी आई तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में लेख, बचपन में स्कूली एजुकेशन के दौरान इन्होंने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य किया और समाज में श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय योगदान रहा है और उन्होंने इस रचना और सिद्धांत के ऊपर महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाजशास्त्र को। दुर्खिम का समाजशास्त्र में जो योगदान रहा है और उनकी प्रमुख रचनाएं जो रही हैं वो हमने अभी चर्चा की है। अब आगे हम दुर्खिम की इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों रचनाओं की जो अवधारणाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि दुर्खिम द्वारा इन निम्न अवधारणाओं का समाजशास्त्र में योगदान दिया है। आप जानते हैं कि पद्धति शास्त्र, मैथडोलॉजी किसी भी विषय के लिए बहुत आवश्यक है और पद्धति शास्त्र में दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नाम की कृति के माध्यम से समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह
सामाजिक विज्ञानों में भी एक संतुलित वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर इन सामाजिक विज्ञानों को भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अध्ययन किया जा सकता है एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है एवं अवधारणाएं हैं। इसमें दुर्खिम ने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में बहुत सारे विभिन्न समूह होते हैं और वो समूह अपना अपना कार्य करते हैं और समाज में ये विभिन्न ग्रुप और समूह एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतर्निर्भर रहते हैं। पूर्व में लोगों का ये मानना था, दूसरे विचारकों का ये मानना था कि समाज में श्रम विभाजन से समाज की एकता, संश्लिष्टता शायद कम होती हो, लेकिन दुर्खिम ने अपने इस रिसर्च वर्क में ये बताने का प्रयास किया है कि जितना समाज में श्रम विभाजन बढ़ेगा, भिन्नताएं दिखाई देंगी, उतना ही समाज में अंतर्निर्भरता बढ़ेगी और इससे समाज को एक मजबूत ठोस आधार मिलेगा जिसको सावयवी संश्लिष्टता कहा जाता है। तीसरा बिंदु है सामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसमें दुर्खिम ने इस बात की चर्चा की है कि पहले बिल्कुल साधारण समाज था जिसमें भिन्नताएं कम थी और सभी लोगों में, समूहों में एक रूपता मिलती थी, जिससे समाज में संश्लिष्टता या समाज की एकता कम पाई जाती थी। जबकि अन्य विचारकों का ये मानना था कि सरल समाज में एकता ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन दुर्खिम ने अपने सिद्धांत के दौरान ये बताया कि एक रूपता में सभी व्यक्ति, समूह एक दूसरे पर अंतर्निर्भर नहीं रहते। जितनी समाज में श्रम विभाजन बढ़ेगा उतनी विभिन्नताएं पैदा होंगी, जितनी विभिन्नता पैदा होंगी उतना ही समाज विकास करेगा और अंतर्निर्भरता बढ़ेगी, जिससे समाज की एकता और संश्लिष्टता मजबूत होगी और धीरे धीरे एक साधारण समाज से एक कॉम्प्लिकेटेड समाज या जटिल समाज की तरफ समाज अग्रसर होता है, अंतर्निर्भरता बढ़ती है और समाज का विकास आगे बढ़ता जाता है। आत्महत्या का सिद्धांत, ये एक महत्वपूर्ण कृति है। फ्रेंच भाषा में ली सुसाइड, इंग्लिश में दी सुसाइड, थ्योरी ऑफ सुसाइड के नाम से जाना जाता है। ये एक विश्वविख्यात दुर्खिम का सिद्धांत है और अब तक जितने भी आत्महत्या के ऊपर सिद्धांत, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञानों में रहे हों या अन्य लेखकों द्वारा लिखे गए हों, उसमें दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित यह आत्महत्या का सिद्धांत अपना महत्व रखता है। उन्होंने 3 तरह की आत्महत्याओं का इसमें जिक्र किया है और आत्महत्या से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर भी बहुत से सिद्धांतों की जो अन्य विद्वानों ने प्रतिपादित किए थे की कमियों को बताया है। और आत्महत्या समाज में उत्पन्न सामाजिक एकता, संश्लिष्टता, सोशल बॉन्ड की कमी के कारण ये पैदा होती है, जिसमें उन्होंने 3 तरह की आत्महत्याओं का जिक्र किया है और आत्महत्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। धर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलीजन, लेस रेगटेस डी ला विक रिलीजियस, ये फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा है और इस किताब का ओरिजिनल नाम भी यही है। इस पे उन्होंने थ्योरी लिखी है कि धर्म की उत्पत्ति किस तरह से एक साधारण से समाज में, एक छोटे से समूह में किस तरह त्याग की भावना बढ़ती है और टोटेमिज्म के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया की एक अरुणता ट्राइब के माध्यम से उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इस पे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ज्ञान का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक रूपता वाले तथ्यों को इकट्ठा करके उनका कैटेगराइजेशन किया जाता है और उन एक जैसे तथ्यों की प्रकृति एक जैसी होती है, उनका मापतोल संभव है और इस तरह से हम समाज की हर घटना को उनके गुणों के आधार पर कैटेगराइजेशन करके
उनका वर्गीकरण कर सकते हैं और उस वर्गीकरण के आधार पे किसी घटना को और बारीकी से सिद्धांतों या वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, मोरलिटी, नैतिकता, इनके ऊपर भी दुर्खिम ने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने एक जगह लिखा भी है, मोरलिटी इज लिस्ट इंडिस्पेंसिबल द डेली फूड विदाउट विच ए सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। सामूहिक चेतना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसका मतलब सामूहिक चेतना ही सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब सामूहिक चेतना होगी तो एक तरह के तथ्य इकट्ठे होंगे और सामूहिक चेतना जैसा सोचती है वो सामाजिक तथ्य सामान्यतः पूरे समाज में व्याप्त होते हैं और उन्हें सामाजिक तथ्य भी कहा जाता है। और उनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये व्यक्ति के ऊपर दबाव रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं, और सामूहिक चेतना जहाँ होती है वहाँ व्यक्तिगत चेतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। व्यक्ति को सामूहिक चेतना या सामाजिक तथ्यों को मानना ही पड़ता है। और इन सामाजिक तथ्यों की विशेषता ये भी होती है कि ये बाह्यता का गुण लिए हुए होते हैं। इन्हें सामूहिक चेतना द्वारा ही बदला जा सकता है, व्यक्तिगत चेतना के द्वारा सामाजिक तथ्यों को नहीं बदला जा सकता। इसका अभिप्राय ये है, समूह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, जब सामूहिक चेतना जिस निर्णय पर पहुंचती है अगर उनका प्रतिपादन किया जाए तो व्यावहारिक रूप से वो चीज़ें जब दिखाई देने लगती है, इसका मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन होने लगता है, तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा पैदा होती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के माध्यम से ही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खिम ने प्रयास किया है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन माप तोल के आधार पर किया जा सकता है। गुणात्मक एवं परिमाणात्मकता के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ तथ्यों का माप तोल भी संभव है। भले ही सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, लेकिन अमूर्तता के बीच में भी कुछ तथ्यों का माप तोल संभव है। और यदि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति की तरह ही सामाजिक विज्ञानों में भी अगर उन्हीं पद्धतियों, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए तो समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक तथ्य या सिद्धांत या सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता। दुर्खिम लिखते हैं, सोशल फैक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। इसका अभिप्राय ये है कि हमें सामाजिक घटनाओं को भी वस्तुओं की तरह, सामाजिक तथ्यों को भी वस्तुओं की तरह समझना चाहिए और उनका मापतोल संभव है। उन्होंने सामाजिक तथ्य की परिभाषा भी बताई है, फैक्ट्स आर द वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, बिहेविंग that has a noteworthy feature of existing outside individual consciousness and can be objectively gathered। इन्होंने इनकी दो विशेषताएं बताई है, कॉन्स्ट्रेंट एंड एक्सटीरियोरिटी। दबावमूलक है, सामाजिक तथ्य दबावमूलक है और इनमें बाह्यता की विशेषता पाई जाती है। और एक गुण इसमें और बताया गया है, जनरलिटी, सामान्यता। ये सामान्यतः पूरे समाज में व्याप्त होते हैं। सामाजिक एकता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। दुर्खिम का मानना था कि समाज में संश्लिष्टता या सामाजिक एकता, जितना समाज में श्रम विभाजन होगा उतनी ही सामाजिक एकता या सामाजिक संश्लिष्टता बढ़ेगी। जबकि अन्य सामाजिक विचारकों का यह मानना था कि समाज में श्रम विभाजन और विभिन्नता होने के कारण समाज की एकता को खतरा हो सकता था। अतः दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन विषय के ऊपर अपना रिसर्च वर्क किया तो उन्होंने एक नए तथ्य पैदा किए, बताने का प्रयास किया कि समाज में जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी, जितना ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, जितनी विशेषीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी,
उतना ही समाज में एकता बढ़ेगी। नेक्स्ट है आदर्शहीनता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एनोमी। हालांकि ये कंसेप्ट मुख्य रूप से शुरुआत में मर्टन के थ्रू समाजशास्त्र में आया था, इसके विचारक अलग थे, लेकिन बाद में दुर्खिम ने भी इसके ऊपर काम किया और आत्महत्या की अवधारणा में भी इसका उपयोग किया कि समाज में जब नियम मानदंड खत्म होते हैं तो समाज में आदर्शहीनता की स्थिति आती है। दुर्खिम ने आत्महत्या का एक प्रकार भी बताया है, एनोमिक सुसाइड, आदर्शहीन आत्महत्या। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जब समाज में नियम कानून भंग हो जाते हैं, सभी तरह अव्यवस्था बढ़ती है, तो आदमी, समाज के लोग इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं और इस दौरान नॉर्मलेसनेस की स्थिति, नियम मानदंडहीनता आ जाती है। उस दौरान व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और समाज की इस ताने बाने की कमज़ोर स्थिति में वह आत्महत्या कर लेता है। अपराध, दंड और कानून की अवधारणा। दुर्खिम ने अपने कुछ सिद्धांतों में अपराध, दंड और कानून की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया है। उनका ये मानना है कि सामूहिक चेतना को यदि आघात पहुंचती है, सामूहिक चेतना का विरोध होता है, उन कार्यों को समाज अपराध मानता है और उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था की जाती है। दुर्खिम ने दो तरह के कानूनों के बारे में भी बात की है, जैसे इनेक्टेड लॉज और डिफ्यूज लॉज। इसका मतलब है पारित कानून और व्याप्त कानून। उनमें व्यक्ति का तालमेल कैसा है और व्यक्ति और सामूहिकता का तालमेल कैसा है, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने दंड और कानून की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया है। प्रकार्यवाद की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। आप मानते हैं, दुर्खिम मानते हैं कि समाज एक सावयव की तरह है और जिस तरह से सावयव के हर अंग, हर ऑर्गन अपना अपना कार्य करता है और फंक्शनल रहता है, उसी तरह से सोसाइटी के, समाज के अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। वो सारे अंग अपना अपना कार्य करते रहते हैं, जिसको वो फंक्शन कहते हैं। तो पूरी सावयव की एकजुटता, पूरी फंक्शनलिटी के साथ सावयव काम करता रहता है। उन्होंने समाज का और शरीर को एक जैसा मानते हुए सावयवी समरूपता, ऑर्गेनिक एनालॉगी का कंसेप्ट दिया है। उनका मानना है कि मनुष्य के शरीर की तरह जिसमें विभिन्न अंग हैं और वो अंग अपना अपना कार्य करते हैं और पूरे शरीर की व्यवस्था संचालित रहती है और शरीर कार्य करता रहता है। उसी प्रकार से समाज के विभिन्न अंग अपने अपने तालमेल से अपने अपने कार्य करते हैं और पूरे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जिससे समाज के अंदर फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद की अवधारणा उन्होंने प्रतिपादित की है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दुर्खिम के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं अवधारणाओं पर चर्चा की है। इनसे रिलेटेड जितना भी आपको मैटर चाहिएगा, वो मैटर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। आप इनका अध्ययन करते रहें और दुर्खिम पर जो आगे व्याख्यान होंगे वो वीडियोस और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ई कंटेंट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।